नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज अपडेटर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी समझने के लिए हम सबसे पहले दो देशों के उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहला देश है बेल्जियम। जैसा कि आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते ही होंगे कि यह एक यूरोप का छोटा सा देश है तथा इसका जो क्षेत्रफल है वो भारत देश के हरियाणा राज्य से भी कम है तथा इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। अगर इसकी ट्रिक जाननी है तो इसकी ट्रिक है भंजल। तथा अगर बात करें इसकी आबादी की तो यह 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा राज्य से लगभग आधी। देश की कुल आबादी का जो 59% हिस्सा है वो फ्लेमिश में रहता है और डच बोलता है, और जो शेष 40% लोग बेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो बचे हुए 1% लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, जिसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो बात करते हैं बेल्जियम की समस्या के बारे में। तो बेल्जियम में जो आप लोग जानते हैं कि फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे तथा ये अल्पसंख्यक होने के साथ साथ ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, जिससे बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। मतलब जो अल्पसंख्यक थे फ्रेंच भाषी लोग वो बहुसंख्यक डच भाषी लोगों से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, जबकि डच भाषी लोग बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाए थे। इसलिए इन दोनों समूहों के बीच टकराव उत्पन्न हुआ। तो देखते हैं इसका टकराव का मतलब हल कैसे किया बेल्जियम की सरकार ने। समस्या का समाधान बेल्जियम में कैसे करते हैं। समाधान के लिए 1970 से 1993 के बीच 4 संविधान संशोधन किए बेल्जियम की सरकार ने, और इनमें मुख्य बातें क्या थी वो जान लीजिए। तो जो सबसे पहले बात थी वो बात ये थी कि केंद्रीय सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, और कोई भी नया कानून तभी बनेगा जब दोनों भाषाई समूह, यानी जो डच भाषी समूह है और जो फ्रेंच भाषी समूह है, जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। और जो दूसरी बात निकल के आती है वो ये है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व है, यानी बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स उसमें अलग सरकारें हैं और इसमें दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व हैं, यानी डच भाषी समुदाय के और फ्रेंच भाषी समुदाय के। यहाँ जो चौथी बात निकल के सामने आती है वो ये है कि यहाँ तीसरे स्तर की सरकार है, यानी सामुदायिक सरकार है जिसे कहते हैं। इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला करने का अधिकार है। मतलब कि जो सामुदायिक सरकार है वो एक भाषा के लिए एक होती है, जैसे फ्रेंच भाषियों की एक अपनी सामुदायिक सरकार है और डच भाषियों की एक अपनी अलग सामुदायिक सरकार है। तो बेल्जियम सरकार ने तो वहाँ पर उत्पन्न हुई समस्या का समाधान कर दिया। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं श्रीलंका का। तो आप लोगों में से सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि यह एक द्वीपीय देश है और तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ हुई, यानी कि इसकी जनसंख्या लगभग हरियाणा के बराबर है। यहाँ सबसे प्रमुख समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है, यानी 74% है।
तो सबसे प्रमुख समूह यहाँ का है सिंहली। फिर तमिल है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। इनमें दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और भारतीय मूल के तमिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय मूल के तमिल श्रीलंका में कैसे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो औपनिवेशिक सरकार थी वो काम कराने के लिए कुछ भारतीयों को श्रीलंका ले जाती थी, ठीक। और फिर जो सिंहली भाषी लोग हैं उनमें अधिकतर लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। मतलब जो ईसाई लोग हैं वो 7% हैं और वो दोनों भाषाएं बोलते हैं, सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये आप याद रखिएगा। 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। अब हम देखते हैं श्रीलंका में समस्या क्यों पनपी। तो जो सिंहली समुदाय के नेता थे वो अपनी बहुसंख्या के बल पर प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने बहुसंख्यक प्रवृत्ति अपनाया, यानी सिंहलियों के बारे में ही सोचने लगे। उन्होंने तमिलों का ध्यान नहीं दिया और 1956 में यानी 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1956 में सिंहली को श्रीलंका की राजभाषा एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की भी नीति चली। मतलब जो विश्वविद्यालय थे और सरकारी नौकरियां थी उनमें भी सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाती थी। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। अब देखिए यहाँ पर बौद्ध मत को संरक्षण देने से क्या तात्पर्य है। मतलब आप लोग जैसे कि ऊपर देख चुके हैं कि जो सिंहली भाषी लोग थे उनमें अधिकतर बौद्ध लोग थे, इसलिए बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। तमिलों को इन बातों का एहसास हुआ तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने। देखिए आप यहाँ पर जो तमिल लोग थे उनकी मांगों को ज़रा गौर कीजिए। इनकी मांगे थी कि तमिल को राजभाषा बनाई जाए और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के लिए तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों को की मांग को लेकर संघर्ष किया। मतलब जो तमिल लोग थे उनकी ये मांगे थी। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम यानी कि स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। कब? 1980 के दशक में। और ये टकराव गृह युद्ध के रूप में परिणित हुआ। परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे गए, कुछ लोगों ने देश छोड़ दिया। अंत में 2009 में इसका अंत हुआ। किसका अंत हुआ? गृह युद्ध का, जो श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। तो ऊपर हमने 2 उदाहरण समझा। अब आइए हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो आप इसके 2 तर्क दे सकते हैं, एक युक्तिपरक और दूसरा नैतिक तर्क। तो युक्तिपरक तर्क क्या है? क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। मतलब अगर आप सरकारें हटाना नहीं चाहते हमेशा मतलब कि जितनी अवधि है उतनी समय तक, उतनी अवधि तक सरकार को बनाना चाहते हैं या राजनीतिक स्थायित्व करना चाहते हैं, तो सत्ता में साझेदारी ज़रूरी है। और अब बात कर लेते हैं नैतिक तर्क की। तो नैतिक तर्क यह है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत
जो लोग हैं इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। और अब बात कर लेते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप की। तो जो सबसे पहला है वो है शासन के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या है, काम करती है कि ये कानून बनाती है। कार्यपालिका उस कानून का क्रियान्वयन कराती है, मतलब उसको लागू करवाती है। और न्यायपालिका अगर कानून में या फिर विधायिका या कार्यपालिका के बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न होता है तो उसको सही करती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। किस व्यवस्था को? जो शासन के विभिन्न अंग किए गए हैं उस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। और जो दूसरा है वो है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर बंटवारा, जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार। आप लोग जानते ही हैं केंद्रीय सरकार मतलब पूरे देश पर जो पूरे देश के लोगों से चुनकर जो सरकार बनाई जाती है उसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। राज्य सरकार जो राज्य किसी एक राज्य के लोगों द्वारा चुनकर उस राज्य की जो सरकार बनाई जाती है उसे राज्य सरकार कहते हैं। और प्रांतीय सरकार जैसे प्रांत की सरकार होती है जिसमें प्रांत के लोगों द्वारा चुनकर सरकार बनाई जाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर वो ये है कि सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे वितरण को ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल वितरण कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और फिर इसके रूप की बात करें, तीसरा है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। मतलब कि जैसे कि आपने बेल्जियम वाले उदाहरण में देखा कि वहाँ पर एक सामुदायिक सरकार भी बनाई गई थी। और जो नंबर 4 पे है वो है आंदोलनकारियों और जो दबाव समूह होते हैं। मतलब कि जो अगर कुछ गलत हो रहा है देश में तो उसका विरोध करते हैं आंदोलनकारी और दबाव समूह। ठीक है, तो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।